एक देश का सामान दूसरे देश में जा रहा है, एक देश की बनी वस्तु दूसरे देश में जा रही है। इसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं कि यूरोप के लोगों को अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मांस की जरूरत होती है। अब इनके यहाँ पर तो मांस है नहीं, जानवर है नहीं। अफ्रीका में दुनिया के सबसे ज्यादा मवेशी या फिर जानवर देखे जाते हैं। तो हेनरी फोर्ड जो थे उनको आइडिया आता है कि भैया हम ना मास प्रोडक्शन करेंगे, बड़े लेवल पर गाड़ियां बनाएंगे और जितनी गाड़ियां बिकेंगी उतना पैसा मैं अपने मजदूरों को दूंगा। मंदी या फिर महामंदी का मतलब क्या है कि दुनिया के अंदर व्यापारों का बंद हो जाना, दुनिया के अंदर व्यापारों का धीमा पड़ जाना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। आप सभी के साथ दोस्तों हम लोग डिस्कशन करने आए हैं इतिहास का हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और इसका एक कंप्लीट रिवीजन हम लोग आपके सामने पेश करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को जानने का मौका मिलेगा कि भैया ये भूमंडलीकृत का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग इसको सिंपल सरल शब्दों में समझे तो इसका मतलब होता है वैश्वीकरण, यानी कि एक देश का सामान दूसरे देश में जा रहा है, एक देश की बनी वस्तु दूसरे देश में जा रही है। इसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं या फिर इसी को हम लोग भूमंडलीकरण के नाम से जानते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में सामान का ये जो लेन देन हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ आज के टाइम का नहीं है। आज से हजारों साल पहले अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं रही हैं और अलग अलग ये जो सभ्यताएं थी, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, ये एक दूसरे के साथ व्यापार करती थी। लेकिन अगर हम लोग देखें दोस्तों कि हमें ना आधुनिक रूप से पहले के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो आधुनिक रूप से पहले जो हमें लोगों के जरिए सामान की खरीदारी या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि सामान का लेन देन होता हुआ देखने को मिलता है, वो हमें सिल्क रूट से होता हुआ देखने को मिलता है। अब ये सिल्क रूट क्या है भाई? एक रास्ता है जो चीन से शुरू होकर भारत, ईरान, अरब और यूरोप तक जाता है, और इस रास्ते के जरिए अधिकतर जो रेशम है या फिर जो सिल्क है उसका व्यापार होता था, इसीलिए इस रास्ते का नाम सिल्क रूट पड़ गया। सन 1000 से लेकर सन 1500 तक आप देखते हैं दोस्तों कि लगभग इन 500 सालों तक दुनिया का अधिकतर व्यापार इसी रास्ते के जरिए हुआ करता था। इस रास्ते के जरिए ना सिर्फ व्यापार हुआ बल्कि हमें भोजन का लेन देन या फिर विचारों का लेन देन भी होता हुआ देखने को मिला। जब भारत के व्यापारी चीन के साथ, जब चीन के व्यापारी यूरोप के साथ अलग अलग लोगों का मिलना हुआ तो इन लोगों ने अपने ज्ञान की बातों को शेयर किया, अपने धर्म की बातों को शेयर किया और खाने पीने का जो सामान था वो भी शेयर किया गया। जैसे आप देखते हैं दोस्तों कि जो नूडल है ये चीन में शुरू हुआ, जब ये भारत में पहुंचा तो ये सेवई में बदल गया, और जब ये यूरोप पहुंचा तो इसको हम लोग इटली में स्पेगेटी के नाम से जान रहे हैं। ऐसे ही आप देखते हैं दोस्तों कि हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाने का पदार्थ है जिसको हम लोग आलू कह रहे हैं। ये आलू हमारे भारत का नहीं है, ना ही आप देखते हैं दोस्तों कि ये चीन का है, ना ही अरब देश का है, बल्कि अमेरिका से आया है। और अमेरिका से आप देखते हैं दोस्तों कि ये पूरी दुनिया के अंदर फैला। और एक देश है यूरोप का जिसको हम लोग कहते हैं आयरलैंड। आयरलैंड तो आप देखते हैं दोस्तों कि आलू पर इतना ज्यादा निर्भर हो गया था कि वहां के लोग सिर्फ आलू का ही सेवन करते थे। 1840 के आसपास देखा जाता है कि आयरलैंड के अंदर आलू की फसल खराब हो जाती है और इसी वजह से आयरलैंड के अंदर एक भीषण काल का अकाल आता हुआ दिखता है जिसको हम लोग आयरिश अकाल 1840 के नाम से जानते हैं। अब यहां पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हमें ध्यान देने की है कि हम ये देखते हैं दोस्तों कि पुराने समय के अंतर्गत ना अलग अलग देशों को गुलाम बनाया गया है। जैसे प्यारा भारत गुलाम बना, जैसे आप देखते हैं श्रीलंका गुलाम था, ऐसे ही अमेरिका को भी गुलाम बनाया गया। मगर अमेरिका को गुलाम बनाने की जो कहानी रही है ना, उसके अंदर किसी हथियारों को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। अमेरिका को जो जीता गया वो एक बीमारी की मदद से जीत लिया गया था। और हम लोग यहां पर अमेरिका की कहानी को समझने से पहले अमेरिका की खोज कब हुई और किसने करी है वो देखते हैं। अमेरिका दुनिया से एकदम अलग इलाका था। पूरी दुनिया चीन, भारत, ईरान, अरब और यूरोप को ही मानी जाती थी, लेकिन अमेरिका दुनिया से बिल्कुल अलग था। सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस कर ये जो आदमी था, ये क्या करता है दोस्तों कि ये अमेरिका की धरती पर पहुंचता है और उसी के बाद अमेरिका की खोज हो जाती है। ये मान लिया जाता है कि अब अमेरिका नामक ये एक इलाका मिल गया है। अब ये वापस जाता है अमेरिका से अपने इलाके में, यूरोप में, और वहां जाकर बताता है कि मैंने एक ऐसा देश देखा है जो अमेरिका है और जहां पर बहुत बड़े बड़े संसाधन हैं, यहां पर बड़ी मात्रा में खनिज थे, यहां पर बहुत ज्यादा उत्पादक आप देखते हैं कि मिट्टी थी, यहां पर अनाज पैदा किया जा सकता था, यहां की जलवायु बहुत बढ़िया थी। तो इसी वजह से यूरोप के जो अलग अलग देशों के लोग थे ना, आप देखते हैं कि वो अमेरिका की तरफ आना शुरू करते हैं। 16वीं सदी का टाइम हमें देखने को मिलता है, और इस 16वीं सदी में हम देखते हैं दोस्तों कि यूरोप के दो देश, पुर्तगाल और स्पेन के जो लोग थे ना, ये यहां से बहुत सारे जो सैनिक थे पुर्तगाल देश के और स्पेन देश के, ये यहां के बहुत सारे सैनिक अमेरिका पहुंचते हैं। अब ना यूरोप में काफी टाइम पहले हुआ था दोस्तों एक बीमारी का आना, और उस बीमारी को हम लोग चेचक के नाम से जानते हैं। इस चेचक की बीमारी में आपके शरीर के ऊपर बहुत सारे लाल लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और ये ना आपको बहुत ज्यादा कमजोर कर देती है, और उस टाइम पर इसमें बहुत मौतें भी होती थी। हालांकि धीरे धीरे यूरोप के लोगों में इससे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता आ गई। यूरोप के लोग अब चेचक की बीमारी से लड़ सकते थे।
मगर जब यही यूरोप के लोग अमेरिका के लोगों के संपर्क में आए और अमेरिका पूरी दुनिया से आपको अलग दिखता था, तो अमेरिका के जो मूल निवासी थे ना, जब वो और यूरोप के ये जो पुर्तगाल और स्पेन के लोग आपस में संपर्क में आए, तो ये जो चेचक बीमारी थी ये पूरे अमेरिका में फैल गई और अमेरिका इसी वजह से आप देखते हैं दोस्तों की गुलाम बना लिया गया। इसी कालखंड में अगर हम लोग भारत और चीन की बात करते हैं, तो भारत इस कालखंड में आप देखते हैं दोस्तों कि सोने की चिड़िया कहलाया करता था। भारत के पास हर एक प्रकार के संसाधन मौजूद थे और दुनिया भर के सारे देश भारत की तरफ भी आकर्षित होते थे। हालांकि आप देखते हैं दोस्तों कि 18वीं सदी तक आते आते, 16 से 18वीं सदी तक आते आते इन 200 सालों के अंतर्गत जो चीन था ना, उसने अपने दरवाजे दुनिया भर के लिए बंद कर दिए और सिल्क रूट से उसने अपने आप को अलग कर लिया था। फिर हमें देखने को मिलता है दोस्तों 19वीं शताब्दी का टाइम, यानी कि हमें देखने को मिलता है सन 1815 से 1914 का कालखंड। और इस समय के अंतर्गत ना दुनिया में हमें बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हुए देखने को मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव दोस्तों कि इस कालखंड में व्यापार एक देश से दूसरे देश में सामान बहुत जल्दी जल्दी फैलाया जा रहा है। इस समय में हमें पूंजी का प्रवाह होते हुए दिखता है, यानी कि एक देश की कोई अमीर आदमी किसी दूसरे देश के अंदर अपना पैसा वहां पर लगाकर खेत वहां पर खरीदता है, या फिर वहां पर आप देखते हैं बाग खरीदता है और वहां पर अपना उत्पादन करता है। और तीसरी चीज जो इस समय में हमें ज्यादा होती हुई दिखती है वो है श्रम का प्रवाह, यानी कि एक देश से मजदूर दूसरे देश में लेके जाए जा रहे हैं। इसी समय में हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि एक देश है जिसे ब्रिटेन कहा जाता है, और ब्रिटेन की ना जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। और ब्रिटेन के अंदर जो अधिकतर किसान लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया था दोस्तों कि उन्होंने ना अपनी फसल को उत्पादित करने की बजाय कारखाने खोलना शुरू कर दिए थे। तो ब्रिटेन की जनसंख्या तो बढ़ गई है, और मगर आपको देखने को मिल रहा है कि अब यहां पर जितनी फसल की जरूरत थी उतनी फसल नहीं थी। तो इसमें क्या किया गया, ब्रिटेन के राजा ने दूसरे देशों से अनाज मंगाना शुरू किया, रूस से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से। अब रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से अनाज आना शुरू हुआ और ब्रिटेन के लोगों को खाना खिलाया जाने लगा। कुछ जो ब्रिटेन के किसान थे, उनको मिल गया मौका। उन्होंने अपने राजा से कहा कि आप रूस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से अनाज क्यों मंगाते हो। उनको बोला, ब्रिटेन के किसानों ने बोला अपने राजा से कि तुम ना कॉर्न लॉ लाओ, यानी कि मक्के का कानून लेकर आओ, और इस मक्के के कानून के जरिए ये बोल दो कि बाहर से जो आने वाला अनाज है ना, इसे रोक दिया जाए। राजा को ये बात समझ लगी, सही लगी, और राजा ने देश के अंदर बाहर से आने वाले अनाज पर प्रतिबंध लगा दिया। अब यहां पर ब्रिटेन के जो किसान थे उन्होंने उत्पादन करना शुरू किया, लेकिन ब्रिटेन के किसान थे चालाक, उन्होंने अनाज को महंगा बेचना शुरू किया, जिससे गरीब जनता के लिए अनाज खरीदना बहुत मुश्किल हुआ। अब इस कहानी में एंट्री होती है दोस्तों, आप देखते हैं कि ब्रिटेन के उद्योगपतियों की, उद्योगपति मतलब जो बिजनेसमैन थे, जो फैक्ट्रियों के मालिक थे, इन्होंने देखा कि भाई किसान लोग अपना फायदा कर रहे हैं, ये बाहर से अनाज नहीं आने दे रहे, जिससे जनसंख्या भूखी मर रही है। और उद्योगपतियों ने राजाओं से कहा कि आपने ये जो कॉर्न लॉ बनाया है, ये जो बाहर से आने वाले अनाज पर प्रतिबंध लगाया है, इससे जनता को परेशानी हो रही है, इसे हटाया जाए। राजा को भी समझ में आता है और इस मक्के के कानून को हटाया जाता है। दोबारा से अनाज बाहर के देशों से आना शुरू होता है, और इसकी वजह से जो जनसंख्या को अनाज नहीं मिल पा रहा था, अब वहां पर अनाज मिलना शुरू हो जाता है। अब जब बाहर का अनाज आ जाता है तो ब्रिटेन के किसानों को इससे नुकसान होता है, उनकी जमीनें बिक जाती हैं, और अब उनको शहरों में आके मजदूरी भी करती हुई देखने को मिलता है। इसी कालखंड में 1815 से 1914 का ये जो हमारा समय है, ये तकनीक वाला समय भी माना जाता है भाई। तकनीक का समय मतलब क्या है भाई, कि इस कालखंड में ना अलग अलग प्रकार की चीजें आविष्कृत हो रही थी। इस समय में हमें रेल के इंजन बनते हुए दिखे, भाप की जो हमारी रेलगाड़ियां थी वो चलती हुई दिखी, और टेलीग्राम सूचना के लिए हमें इसका आदान प्रदान होता हुआ देखने को मिलता है। इस कालखंड में हमें मांस का जो व्यापार था ना, वो भी बहुत तेजी के साथ बदलता हुआ देखने को मिलता है। भाई मांस की भी मांग हमें देखने को मिलती है। कहां पर, ये जो यूरोप देश है बहुत ठंडा है, साल के लगभग 10 महीनों में यहां पर ठंडी पड़ती रहती है, बर्फ ही होती है बहुत जमा देने वाली। और इसी कालखंड में हम देखते हैं कि यूरोप के लोगों को अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मांस की जरूरत होती है। अब इनके यहां पर तो मांस है नहीं, जानवर है नहीं, ये क्या करते थे, ये अमेरिका से जानवरों को जिंदा मंगवाते थे समुद्र के रास्ते से। अब अमेरिका से जब यूरोप में ये जानवर जाते थे समुद्र के रास्ते से, तो बहुत सारे जानवर मर जाते थे, बहुत सारे जानवरों का वजन खत्म हो जाता था, कम हो जाता था। इसीलिए यूरोप में मांस की डिमांड ज्यादा थी और वहां पर मांस कम पहुंचता था, तो सिर्फ गरीब जनता, सिर्फ अमीर जनता ही इसे खा पाती थी, गरीब जनता के पास मांस नहीं था। फिर एक मशीन का आविष्कृत हुआ जिसको हम लोग फ्रिज कहते हैं, रेफ्रिजरेटर, कि पानी के जहाज में ही फ्रिज को फिट कर दिया। अमेरिका में ही जानवरों को काटा जाता, उनके मांस को फ्रिज में रखा जाता, और फिर उस फ्रिज के अंदर ही आप देखते हैं दोस्तों जो रखा मांस था वो यूरोप पहुंचता। जितना वजन था उतना वजन रहता, जितनी मांग थी उतनी मांग पूरी हो जाती, और इस वजह से अब यूरोप के अंदर गरीब जनता तक भी मांस पहुंचने लगा। तो तकनीक ने मांस का व्यापार सरल बनाया, लोगों की जिंदगी को बेहतर किया। इसी समय में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये जो यूरोप के अलग अलग देश थे ना, ये दुनिया के दूसरे देशों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। और हम बात करेंगे जर्मनी की, फ्रांस की, ब्रिटेन की, इटली की। इन्होंने देखा
कि भाई यूरोप के ही नीचे एक बड़ा सा महाद्वीप है जिसे हम लोग अफ्रीका कहते हैं, और ये सारे देश आपस में क्या करने लगे दोस्तों कि अफ्रीका पर कब्जा करने के लिए लड़ते रहे। फिर बाद में इनको समझ में आया कि हम क्यों लड़ रहे हैं। 1885 में ये सारे के सारे देश बर्लिन शहर में जुड़ते हैं, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और वहां पर ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम ना अफ्रीका का कुछ कुछ हिस्सा बांट लेंगे। कुछ हिस्सा जर्मनी के पास आया, कुछ इटली के पास, कुछ फ्रांस के पास, कुछ ब्रिटेन के पास, और उन्होंने पूरे अफ्रीका को बांट लिया। इसी कालखंड में आप देखते हैं दोस्तों कि एक बीमारी अफ्रीका के अंदर पहुंचती है, और यह बीमारी कहलाती है रिंडरपेस्ट बीमारी। अफ्रीका में दुनिया के सबसे ज्यादा मवेशी या फिर जानवर देखे जाते हैं, और अफ्रीका के जो लोग थे ना वो अपने जानवरों के साथ खुश थे, उनको किसी के साथ काम करने या फिर व्यापार करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। अब होता क्या है दोस्तों कि कुछ जानवर एशिया से आते हैं, और एशिया के इन जानवरों में आप देखते हैं कि एक बीमारी थी जिसे हम रिंडरपेस्ट बीमारी कहते हैं। अब इस रिंडरपेस्ट बीमारी में होता क्या है कि अगर ये बीमारी आपके जानवरों में आ जाती है तो आपके जानवरों को दस्त होते हैं, उल्टियां होती हैं, वो जो भी खाना खाते हैं वो उनका हजम नहीं हो पाता और उनकी मृत्यु हो जाती है। बड़ी संख्या में आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो रिंडरपेस्ट बीमारी थी 1890 के आसपास अफ्रीका में फैलती है, और लगभग 2 ही सालों में अफ्रीका की लगभग 90% आबादी जो है जानवरों की वो खत्म हो जाती है और अफ्रीका गुलाम बन जाता है। फिर इसी समय में अगर हम लोग बात करते हैं हमारे प्यारे भारत के संदर्भ में कि भारत की कहानी किस तरीके से रही थी। अगर आप भारत को देखते हैं दोस्तों तो हमारे यहां से ना कुछ लोग थे जो आपको यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु इन इलाकों से आते हुए दिखते थे, और बिहार से भी आते हुए दिखते थे। इन हमारे मजदूरों से कुछ अंग्रेज एजेंट आते और उनसे कहते कि तुम्हें ना हम देश के बाहर लेके जाएंगे, और उनसे करते लुभावने वादे, तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, तुम्हें अच्छा घर मिलेगा, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। और भारत के मजदूरों को फिजी, मॉरिशस, कैरेबियन आइलैंड जो आज का वेस्ट इंडीज है वहां लेके जाते और इनसे एक अग्रीमेंट करवा लेते। इन्हीं मजदूरों को हम लोग अनुबंधित मजदूर कहते हैं, बंधुआ मजदूर कहते हैं, या फिर गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। अब इन मजदूरों से 5 साल का अग्रीमेंट करा लिया। अब ये जब वहां गए, वहां तो ना अच्छी नौकरी, वहां ना अच्छा काम, तो बेचारे ये जो मजदूर थे ये वहीं पर फंस जाते, ये वापस भी नहीं आ सकते थे, और ये उनके एक आधुनिक गुलाम बन जाते थे। इन मजदूरों को अलग अलग नाम से पुकारा गया। इनको अनुबंधित मजदूर, बंधुआ मजदूर, गिरमिटिया मजदूर या फिर आधुनिक गुलाम कहा गया। भारत के नेताओं का इस गलत प्रथा की तरफ ध्यान गया, भारत के नेताओं ने इसका विरोध किया, अंग्रेजी सरकार पर प्रभाव पड़ा, और फिर साल 1921 में जाकर आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो गिरमिटिया मजदूर की प्रणाली थी ये खत्म हुई। फिर हमें जानने का मौका मिलता है दोस्तों साल 1914 के एक बहुत ही खतरनाक घटनाक्रम का, जिसे हम लोग कह रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फिर प्रथम विश्व युद्ध। अभी जो प्रथम विश्व युद्ध था ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि दुनिया के जो भी बड़े बड़े देश थे ना वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ पड़े। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिया, जर्मनी। एक ग्रुप में हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रिया हंगरी, दूसरे में ऑटोमन साम्राज्य, और तीसरे में जर्मनी। एक ग्रुप जो था उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। साल 1914 से साल 1918 तक ये सारे के सारे जो देश थे यूरोप के वो आपस में लड़ रहे थे। 4 साल तक युद्ध चला। इसमें 90 लाख के करीब लोग मर गए और 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग हमें घायल होते हुए देखने को मिले। ध्यान देने वाली बात है कि पुरुषों की संख्या इस युद्ध में बहुत खत्म हो गई थी, और जो काम पहले पुरुष किया करते थे अब वो यूरोप के अंदर महिलाएं कर रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर बड़ी संख्या में आप देखते हैं दोस्तों दुनिया के सारे देशों की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी, लेकिन सिर्फ एक देश जो था वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, और वो कौन सा था? वो था अमेरिका। बाकी ये सारे देश टूट गए थे, अमेरिका जिंदा था और अमेरिका तेजी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि ये युद्ध अमेरिका की जमीन पर नहीं लड़ा गया था, ये युद्ध यूरोप में लड़ा गया था। अब अमेरिका कैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद आगे बढ़ता है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें देखने को मिलती है उसे बोला जाता है वृहद उत्पादन। वृहद उत्पादन क्या है दोस्तों कि अमेरिका में ना एक बड़ी कंपनी है कार बनाने की, आज भी मौजूद है, जिसे हम लोग कहते हैं फोर्ड मोटर्स, और इनके मालिक थे हेनरी फोर्ड। तो हेनरी फोर्ड जो थे उनको आइडिया आता है कि भैया हम ना मास प्रोडक्शन करेंगे, बड़े लेवल पर गाड़ियां बनाएंगे, और जितनी गाड़ियां बिकेंगी उतना पैसा मैं अपने मजदूरों को दूंगा। तो ये बड़ी संख्या में गाड़ियां बनाकर मजदूरों को अच्छा पैसा देते थे। अमेरिका के मजदूरों का जीवन बहुत बढ़िया था और अमेरिका खुशहाली से जिंदगी गुजारा करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, एक घटना हमें घटती हुई दिखी। क्या घटना घटती हुई दिखी भैया? हमें ये देखने को मिला कि अचानक से ना अमेरिका के अंतर्गत जो किसान लोग थे उन्होंने जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर दिया, जितना अनाज चाहिए था उससे ज्यादा उत्पादन कर दिया, और फिर और ज्यादा उत्पादन कर दिया। इस वजह से अमेरिका का जो आप देखते हैं कृषि बाजार था वो डगमगा गया, और अमेरिका ने ना दूसरे देशों को कर्जा देना शुरू कर दिया था। उस टाइम तक वो ब्रिटेन को, जापान को, है ना, उसी के साथ साथ आप देखते हैं जर्मनी को, इन सारे देशों को पैसा देता था। जब अमेरिका के अंदर वहां का कृषि बाजार हिला, वहां के कृषि बाजार में अस्थिरता पैदा हुई, तो अमेरिका ने दूसरे देशों को पैसा देना बंद कर दिया, और इसी वजह से पूरी दुनिया के बाजारों में एक तरीके से असंतुलन पैदा हो गया। इसी को हम लोग मंदी या फिर महामंदी कहते हैं। मंदी या फिर महामंदी का मतलब क्या है कि दुनिया के अंदर व्यापारों का बंद हो जाना, दुनिया के अंदर व्यापारों का धीमा पड़ जाना, दुनिया के अंदर व्यापारों का सुस्त हो जाना। और यही जो मंदी थी ये अमेरिका में ज्यादा कृषि के उत्पादन से पैदा होती है। इसके बाद वहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि लोगों की नौकरियां धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, कारखाने बंद हो जाते हैं,
जिन लोगों के पैसे बैंक में जमा थे, बैंक उन पैसों को देने में असमर्थ हो जाता है, हजारों बैंक दिवालिया हो जाते हैं, लाखों लाख कंपनियां खत्म हो जाती हैं और इसे ही हम लोग मंदी कहते हैं। मंदी भारत में भी पहुंची थी, लेकिन इस मंदी का भारत के अंदर उतना बड़ा असर देखने को नहीं मिलता है। हम देखते हैं दोस्तों कि भारत के अंतर्गत हमारे ग्रामीण लोग इससे बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन हमारे शहरी लोग इससे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि शहरी लोगों के पास अपनी कुछ सेविंग्स थी, कुछ पैसे बचा रखे थे, उससे उनकी जिंदगी आसानी से गुजर जाती है। फिर हमें होता हुआ देखने को मिलता है दोस्तों क्या, दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 से आप देखते हैं दोस्तों कि हमें 1945 तक होता हुआ देखने को मिलता है। और ये जो दूसरा विश्व युद्ध अभी चल रहा था ना, इस विश्व युद्ध के खत्म होने से एक साल पहले, कब, साल 1944 में एक मीटिंग हमें होती हुई देखने को मिलती है। और ये मीटिंग हो रही है अमेरिका के एक शहर में, न्यू हैम्पशायर, और वहां पर एक होटल है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स होटल। इस मीटिंग में डिसाइड होता है कि भाई जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होगा ना, तो दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद हम दो संगठनों को बनाएंगे, दो संगठन हम बनाएंगे। एक को नाम दिया जाता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और दूसरे को नाम दिया जाता है विश्व बैंक, या फिर आप कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक। और ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक होंगे, ये क्या करेंगे, ये दुनिया के अंदर व्यापार को बेहतर बनाने में स्थिरता लाने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड बैंक गरीब देशों को पैसा देगा और आईएमएफ अपने सदस्य देशों के साथ क्या करेगा दोस्तों, कि उनके विकास में मदद करेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और संगठन हमें बनता हुआ देखने को मिलता है इस कालखंड में, जिसे हम लोग G77 के नाम से जानते हैं। दुनिया भर के 77 सबसे ज्यादा जो कमजोर देश थे, जो अफ्रीका और एशिया से आते थे, इन देशों को समूह को हम लोग G77 कहते हैं। और ये G77 के देश आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे, एक दूसरे के साथ आप देखते हैं कि अपनी व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। दोस्तों ये था हमारे भूमंडलीकृत विश्व का बनना है संपूर्ण चैप्टर का एक क्विक रिवीजन, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।